इकोनॉमिक्स टाइम में एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसके अंदर ये बताया कि 80% इन्वेस्टर जितने भी नए आए थे लास्ट 6 महीने में उन्होंने अपनी एसआईपी बंद कर दी है या स्लोली स्टेडली कम करते चले जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ मेन रीज़न है जो कि इस आर्टिकल के अंदर भी मेंशन नहीं है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। सो कमेंट्स देख करके मुझे वो चीज़ समझ आती है, जिस वजह से आज नहीं तो कल आप भी कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आ सकते हो कि भाई स्टॉप कर दो अपनी एसआईपी या फिर बंद करके चले जाते हैं, हमें इन्वेस्ट नहीं करना, मार्केट खराब है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यही एक गलती है जो लोग करते हैं जिस वजह से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपाउंडेड रिटर्न वो बना सकते थे वो नहीं बना पाते, राइट। तो इसके पीछे के जो सबसे पहला रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि देखो लास्ट 6 महीने में अगर आप निफ्टी देखोगे तो भाई वो नेगेटिव में है, उसने कोई भी खास रिटर्न नहीं बनाए। स्मॉल कैप नेगेटिव में चल रहा है, इस पे कोई रिटर्न नहीं बनाए। मिड कैप ऑलमोस्ट कुछ खास जो रिटर्न बनाए थे वो ऑलमोस्ट जा चुके हैं। सो नेट लास्ट 6 महीने में इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बनाया। तो एक ट्रस्ट होता है इन्वेस्टर्स को मार्केट के अंदर, क्या मैं आया हूँ 6 महीने में कुछ तो कंपाउंडिंग रिटर्न्स मुझे देखने को मिलने चाहिए, तभी एक मजा आएगा, है थ्रिल तभी आएगा। तो वो चीज़ लास्ट 6 महीने में नहीं हुई। तो इसी वजह से जो नए इन्वेस्टर्स आए थे सितंबर से पहले वाले महीने में कि यार बाजार में पैसा बन रहा है, इन्वेस्ट करते हैं, उनको जो बोल करके लाया गया था मार्केट के अंदर, जो यूट्यूबर्स ने इतना ज़्यादा हाइप किया था, काफ़ी सारे लोगों को आप देखते होंगे कहते होंगे 2000 की एसआईपी कर दो 2 करोड़ 4 करोड़ बन जाएंगे। तो और लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं, है ना। तो उस समय पे लोग आए और लोगों ने इन्वेस्ट किया और लोगों ने बैकलैश देगा कि भाई मैं आता हूँ तो मेरा पैसा गिर जाता है। अब ये काफ़ी सारे लोग बोलने लगे होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस वजह से ये लोग भाग रहे हैं कि भाई कोई भी मार्केट फॉल, कंसोलिडेशन इसके लिए तैयार नहीं है, कोई अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस नहीं करना चाहता। लोगों को लग रहा है कि भाई जो चीज़ 6 महीने पहले चल रही थी आज भी 6 महीने बाद भी वही चीज़ चलती रहती है। और एक बहुत मेजर मिथ है लोगों का, क्या अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया ना तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। देखो जब आपका रियल मनी कहीं पे लगा होता है तो डेफिनेटली आपको जाकर के स्टॉक बाय सेल नहीं करने होता, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको हमेशा एक एंजाइटी रहती है कि यार लोगों का बन रहा है, क्या मेरा नहीं बन रहा है, या मेरा बन रहा है लोगों का नहीं बन रहा। ये जो एंजाइटी है ये आपसे चीज़ें खराब करती है। देखो जब भी बाजार में फॉल आता है, कंसोलिडेशन आती है, तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, क्या सबका बन गया मेरा नहीं बना, राइट। तो इस वजह से जो अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नॉर्मली लोगों ने 2020 के बाद टाटा एलेक्सी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करा, उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए लोगों के लिए। आज कितने लोग हैं जो टाटा एलेक्सी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज शायद 2022-2023 का ऑलमोस्ट सारा टाइम निकल गया, लेकिन उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने पैसा नहीं बनाया। SBI कार्ड 2020-2021 के अंदर शानदार रिटर्न थे, लेकिन आज वो लास्ट 1-1.5 साल से रिटर्न नहीं बना रहा। कितने लोग बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा। बैंकिंग म्यूचुअल फंड्स लाइक वन ऑफ द मल्टी बैगर सेक्टर है ये, इन्होंने बहुत पैसा बनाया है। इवन एक सिक्लिकल बिजनेस होने के बावजूद ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप लाइफ टाइम के लिए भी पैसा डाल सकते हो, बिकॉज बैंकिंग मर नहीं सकता। कितने लोग बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा। किसके ऊपर बात हुई लास्ट 6 महीने में, PSU के ऊपर बात हुई, डिफेंस के ऊपर बात हुई, रेलवे स्टॉक्स के ऊपर बात हुई, और ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई जहाँ पे फंडामेंटल्स नहीं थे। आज वो सारे के सारे गिर रहे हैं, लेकिन अब लोगों के पास जो वो स्टॉक्स हैं वो आज भी होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई जो 6 महीने पहले वाली स्टोरी थी वो आज भी प्ले आउट होगी। और जिनके बस की नहीं हो रही भाई वो एग्जिट कर रहे हैं, बेच के जा रहे हैं और कह रहे हैं भाई स्टॉक मार्केट बेकार चीज़ है। तो जितने भी नए इन्वेस्टर्स आए हैं, इवन जो पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं, उन्हें ये लग रहा था कि भाई इसी तरीके से पैसा बनता जाएगा, साल में जैसे 100% के रिटर्न है वही बनते जाएंगे। और इस समय उसका उल्टा ही हो रहा है। जो उनके 100% के रिटर्न बनते हुए दिख रहे थे, पहली चीज़ तो ईयर चेंज हो गया तो वो रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो चुके हैं, ऊपर से मार्केट ने भी ऊपर से 10-12% के आसपास का करेक्शन दिखा दिया है। तो इससे जो उनके रिटर्न बने हुए थे उसके अंदर एग्जैक्ट 10% का ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है। तो जो रिटर्न है वो कह रहे हैं यार मैं अभी के बचा लूँ, आगे का आगे देखेंगे, ठीक है। थर्ड जो मेजर गलती है और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, हर इंसान को एक चीज़ चिपकाएगी, एक स्टोरी चिपकाएगी कि यार आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है। मतलब अगर मैं कल मार्केट में आया हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं 20 साल के लिए कमिटेड हूँ, तो आप क्या मुझे सीरियस लोगे? नहीं लोगे आप सीरियस। क्यों? क्योंकि आपने बाजार की वॉलेटिलिटी नहीं देखी, बाजार के अंदर डाउन टर्न कितना हो सकता है वो नहीं देखा, बाजार को नहीं समझा, यूक्रेन रशिया वॉर से इंडियन स्टॉक मार्केट को क्या इम्पैक्ट होता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है, मोमेंटम्स क्या होते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंस क्या होता है, आपने ये कुछ नहीं समझा। आपको बताया गया कि भाई SIP कर दो पैसा बन जाएगा, विच इज़ ट्रू। अगर आप एक अच्छे ब्रांड के अंदर इन्वेस्ट करते हो सो आप कर सकते हो, पैसा बना सकते हो।
लेकिन इतना पेशेंस किसके पास है? कौन इतना पेशेंटली बैठा हुआ है और देख रहा है कि यार ठीक है, क्वांट का नहीं चल रहा, निपॉन का चल रहा है, तो मैं निपॉन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे तो क्वांट पे भरोसा है। नो वन बॉदर्स, राइट। सेम चीज़ मोतीलाल चल रहा है, निपॉन नहीं चल रहा, तो मैं क्यों बैठा रहूँ? नो वन बॉदर्स। बंधन के पीछे लोग पागल थे, बंधन अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, अब नैन मोतीलाल हो गए। क्यों? क्योंकि नो वन बॉदर्स कि भाई क्या चल रहा है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है, पैसा लगा दिया उन्होंने, अब अगर नहीं बन रहा तो भाई जिसने बताया है या तो उसकी गलती है या वो म्यूचुअल फंड खराब हो चुका है। वो ये नहीं सोच रहे कि भाई सिक्लिकल चीज़ें होती हैं, एक म्यूचुअल फंड में बंच ऑफ स्टॉक्स हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड में अदर बंच ऑफ स्टॉक हो सकते हैं, जिसके स्टॉक्स उस समय पे चलेंगे वो पैसा बनाएगा। एक म्यूचुअल फंड अगर 50% का रिटर्न दे चुका है तो ज़रूरी नहीं है वो अगले साल भी 50% का रिटर्न दे पाए। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको क्या सिखाया जाता है? पोर्टफोलियो नहीं रीबैलेंस करना, क्योंकि आप तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप बंधन से इस पे नहीं जा सकते, इस पे उस पे नहीं जा सकते। एक्सिस के म्यूचुअल फंड 2-2, 3-3 साल से काम नहीं कर रहे, लेकिन या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो वो बैठे हुए हैं, या फिर लोग यहाँ से वहाँ स्विच, वहाँ से वहाँ स्विच कर रहे हैं। एक बैलेंस अप्रोच नहीं है, एक स्ट्रैटेजी के थ्रू नहीं जाते। एक स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या हो सकती है कि सपोज करो भाई एक मेरा म्यूचुअल फंड है, वो नहीं चल रहा, 1 साल 2 साल मैक्सिमम टाइम दे दिया आपने, तो आप स्विच कर लो। आपने उसके साथ शादी थोड़ा ना कर ले कि भाई पूरी जिंदगी जीवन साथ निभाना है आपको, है ना, साथ निभाना, साथ ये थोड़ा चल रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर एक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके ऊपर इतना भी बुलिश नहीं होना वाला कि भाई वो गिर जाता हो, चीज़ें बर्बाद हो। जैसे मोतीलाल के ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, लेकिन क्या मोतीलाल जरूर थोड़ा ना ऊपर तक ही चलता रहेगा? लास्ट टू लास्ट क्वांट बहुत अच्छा था, आज मोतीलाल अच्छा है, थोड़े टाइम पहले बंधन अच्छा था। तो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड भूल जाओ। अगर आपको एक सही स्ट्रैटेजी नहीं पता होगी, आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म बोल करके खुदा तो दिया जाता है, लेकिन आपका एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो नहीं बनता, आपकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस हैं उसके ऊपर आपको नहीं बताई जाती। जैसे अगर मैं हूँ, सपोज करो मेरी स्ट्रेंथ है कि भाई मेरे को वोलेटिलिटी से इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं माइंड डाइवर्ट कर सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकता हूँ मैं भाई ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट में पैसे डाल सकता हूँ। आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि भाई मैं लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वोलेटिलिटी से मुझे डर लगता है, तो उस केस में आप लार्ज कैप में जा सकते हो या मिड कैप में जा सकते हो या एक मल्टी कैप में जा सकते हो, बिकॉज मल्टी कैप स्मॉल कैप से कम वॉलेटाइल होगा, राइट। तो अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है। जैसे मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है कि भाई मैं एक स्विंग ले सकता हूँ क्योंकि मुझे वो स्ट्रैटेजी समझ आती है। आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि भाई एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एक जेनरिक आंसर हर इंसान को दिया जाए लॉन्ग टर्म, तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा और लोग वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में एक्चुअली कोई बात नहीं करना चाहता, ना कोई सुनना चाहता, ना किसी को लेना देना है, कि भाई प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आपको करना चाहिए। आपको मार्केट के बारे में पढ़ना चाहिए। फंड मैनेजर को आपने पैसा दिया, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसको दे रहे हो पैसा, लेकिन अगर आपको सस्ती एनएवी चाहिए तो उसके लिए जब मार्केट में नीचे आएगा, आपका म्यूचुअल फंड की एनएवी सस्ती होगी, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि फंड मैनेजर आपके लिए करेगा, फंड मैनेजर अपने रिटर्न्स अच्छे बनाएगा फंड के लेवल पे, लेकिन आपकी एनएवी कॉस्ट एवरेजिंग आपको करनी पड़ेगी, जो ज़्यादातर लोग नहीं सोचते। लोग सोचते हैं कि भाई एसआईपी करते रहो काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बाजार में किसी सेगमेंट ने 80-90% का रिटर्न दे दिया, आप उसी में इन्वेस्ट करते रहोगे और सोचोगे यहाँ से भी मिल जाए, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन नाम की एक चीज़ होती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लॉन्ग टर्म एसआईपी, किसी भी इंडिविजुअल से पूछो 2 साल तक अगर वो पैसा नहीं बना रहा तो लॉन्ग टर्म के बारे में भूल जाओ यार, वो बोलता है कल कहाँ बन रहे हैं ये बताओ, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एज ऑफ नाउ। क्योंकि लास्ट 2 साल में जिस लेवल के रिटर्न्स बने हैं 100%, 150%, जहां हाथ लगाए वो सोना बन गया है। तो इस समय पे वो जो एक धैर्य के साथ आते थे लोग, जिनका पेशेंस होता था, जो एक्चुअली में 5 साल के लिए आ रहे हैं, 6 साल के लिए आ रहे हैं या साल 2 साल के लिए आ रहे हैं, वो लोग अब बचे ही नहीं हैं। अब ये वो जनरेशन आ चुकी है मार्केट में जिसको हर दिन पैसा चाहिए, और पैसा नहीं मिलेगा तो एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। अब बोलोगे आपको कैसे पता? मेरे पास कमेंट्स बहुत आते हैं और हर मंथ एटलीस्ट मेरे जो चैनल है उसको 4 to 5 लाख लोग जो हैं वो देखते हैं, तो बहुत कमेंट्स होते हैं। तो भाई मेरे पास बहुत डेटा इसको एनालाइज करने के लिए, राइट। सो अगर आप मेरे अप्रोच सुनोगे तो भाई एक बैलेंस अप्रोच अच्छी रहती है कि इन्वेस्ट करो, रियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करो, 15-16% के रिटर्न एक्सपेक्ट करो इन अ लॉन्ग टेन्योर। 2 साल तक म्यूचुअल फंड काम ना करे तो आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो डिजाइन करो। मार्केट में वो भी गिरेगा, रिकवरी लेकिन आपकी आसान हो सकती है। आप ऐसा नहीं कि एक जगह पैसा डाल दिया आप स्टक हो गए वहाँ पे। सेक्टोरल फंड्स में जाना है तो पहले उसका रिस्क रिवॉर्ड समझो, उसके बाद जाओ। और अगर आपको कहीं पे भरोसा है, ठीक है, तब इन्वेस्ट करो। जैसे लोग कहते हैं पराग पारिक नहीं चल रहा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो एग्जिट कर लो। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है, आपको उसकी लेगेसी दिखती है, आपको पोर्टफोलियो पसंद आता है, तो इन्वेस्टेड रहो, क्योंकि हर चीज़ हमेशा नहीं चलती और इस वजह से लोग एग्जिट कर रहे हैं।
अब कुछ Q&A ले लेते हैं। एनिमे 7277 लवर का कमेंट, और बहुत प्यारा कमेंट है। कह रहे हैं प्लीज मुझे ये बताओ कौन सा बेस्ट है, SBI, PSU या एनी अदर म्यूचुअल फंड। अब आप मुझे ये बताओ आप क्या आंसर देना चाहोगे इन्हें। SBI, PSU क्यों बेटर हो सकता है, मुझे रीज़न बता दो। PSU कंपनी को आप जानते हो? नहीं। PSU की ग्रोथ आपको पता है? नहीं। PSU कब चलता है कब नहीं चलता है आपको ये पता है? नहीं। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात कर रहा हूँ और इंडेक्स की भी बात कर रहा हूँ। PSU क्या सिक्लिकल हैं? बहुत ज़्यादा, इलेक्शन से पहले ही चलते हैं। PSU में क्या कोई फंडामेंटल एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें? नहीं, एक डिसेंट सी चीज़ें, ठीक है। तो आपको PSU में क्यों जाना है ना? इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे। अगर कोई आपको सजेस्ट करता है कि भाई आप ये कह रहे हो, लाइक आई एग्री विथ यू, बट क्या लॉजिकल रीजनिंग है इसके पीछे, राइट? अगर कोई दे रहा है और आपको समझ आती है, आप उससे एग्री करते हो अपनी क्रॉस चेक करने के बाद, तो अच्छा रहेगा। तो PSU से छोड़ो मेरे भाई, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, इन कैटेगरी को पकड़ो और चलते चले जाओ। यहाँ पे सेक्टोरल इन्वेस्टिंग अगर आप करोगे बिना समझे बूझे तो आप फंस जाओगे। मैं खुद काफ़ी बार कहता हूँ कि कुछ सेक्टर्स अच्छे हैं जहाँ पे मैं बुलिश हूँ, बट मैं उसके पीछे का रिस्क समझता हूँ और क्यों चल सकते हैं क्यों नहीं चल सकते उसके पीछे मैं समझने की कोशिश करता हूँ, और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उस चीज़ के ऊपर। और मेरे बिलीव करने पर चले ना चले वो डेफिनेटली अलग गेम है, लेकिन फिर भी वो मेरा फैक्टर है, तो जो रिस्क है वो मेरा है, ठीक है। तो अगर आप PSU में जाते हो और किसी के बोलने पे जाते हो तो आप फंस जाओगे। PSU छोड़ दो, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप अगर आप चाहो तो इस हिसाब से जाओ। PSU से दूर ही रहो भाई। GS इन्फो मीडिया कमेंट है, ये कह रहे हैं वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू सो मच सर। ये कह रहे हैं मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 15 साल के लिए। क्वांट स्मॉल कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, मोतीलाल स्मॉल कैप है, मोतीलाल मिड कैप है, सभी में 3000 की SIP चल रही है, क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है? तो सर सबसे पहली चीज़ देखो, अगर आप क्वांट हो गया, बंधन हो गया, मोतीलाल ले लेते हो तो मोटे मोटे तौर पे जो 250 इंडेक्स फंड है उसी के आसपास के सारे स्टॉक्स ले लोगी और इंडेक्स के आसपास के ही रिटर्न आपको बनते हुए दिखेंगे। बिकॉज यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपने कहीं पे पोजीशन ज़्यादा कहीं पे पोजीशन कम कर दी है। पोजीशन ज़्यादा कम होती है, जैसे कि आपने बोला कि भाई क्वांट में मैं 3000 डालूंगा, बाकी समय मैं 1000 डालूंगा, तो क्वांट पे आप ज़्यादा बुलिश हो। सो कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं है ये, ठीक है। सो अगर आपको ये लगता है कि भाई आप इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न निकाल लोगे, स्मॉल कैप इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता, बिकॉज ये ओवरऑल पूरा इंडेक्स के अंदर ही आपका पैसा चला जाएगा। अगर आप एक थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे पोर्टफोलियो को, लेट सपोज आप मोतीलाल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और क्वांट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, मोतीलाल के अंदर मोतीलाल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, मोतीलाल के मिड कैप में कर दिया, HDFC मिड कैप में कर दिया, तो 2 मिड कैप 2 स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस भी करेंगे और आपको ग्रोथ में हेल्प भी करेंगे। अगर आप 3 स्मॉल कैप ले लोगे तो 250 इंडेक्स ले लो, इससे अच्छा तो ये रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको ओवरऑल स्मॉल कैप का अप्रोच मिल जाएगी, बैलेंस मिल जाएगा। हाँ, डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आपके रिटर्न्स अच्छे बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 2 मिड कैप 2 स्मॉल कैप सफिशिएंट होने चाहिए, 3 स्मॉल कैप की जरूरत नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सर। अनंत जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि आप कुछ दिन पहले ही बोल चुके हो कि बुल रन आने वाला है और जो मार्केट है वो डाउन जा रहा है। भाई मैं आपको क्या बोलूं, अगर आप एक सिर्फ थंबनेल देख करके अंदर के ओवरऑल स्टोरी नहीं समझोगे, रीजनिंग नहीं समझोगे, तो भाई आप ऐसे ही कमेंट करोगे। बिकॉज थंबनेल के अंदर आप कुछ चीज़ें करते हो। देखो जो थंबनेल होता है ना किसी भी वीडियो का, इसमें कुछ गलत नहीं है कि भाई वो थोड़ा सा मोल्ड किया जाता है और मोल्ड करना पड़ेगा भी आपको, क्योंकि मोल्ड नहीं करोगे तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइट। थोड़ा आपको अट्रैक्टिव करना पड़ता ही है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं बुल रन आने वाला है हाइपोथेटिकली, उसके अंदर आप देखो उसके अंदर क्या रीजनिंग है। अगर आपको रीजनिंग समझ आती है देन इट मेक सेंस, राइट। अब जो रीजनिंग है, सपोज करो इंटरेस्ट रेट कट हो गया, जो ट्रंप है वो आकर के चीज़ों को बढ़ाएगा, इट्स टोटली फाइन। बट अगर ट्रंप आकर के कल को ये बोल दे कि भाई इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ टैक्स हो गया और इसी के साथ साथ चाइना के ऊपर टैरिफ लग गया, तो बुल रन छोड़ दो, यहाँ पे बेयर मार्केट नहीं मतलब क्रैश आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, वहाँ पर जो तर्क दिए गए हैं आपको वो समझना पड़ेगा। थंबनेल देख करके कुछ नहीं होने वाला, और बुल रन आज नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बुल रन आना तो मतलब कोई भी नहीं रोक सकता उसको आने से, अगर आपकी इकोनॉमिक्स सही है। सो हम इकोनॉमिक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, माइक्रो मैक्रो देखने की कोशिश करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट देखने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिस पे सोचते हैं कि भाई ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। बाकी तो बुल रन और बेयर रन तो देखो पार्ट ऑफ गेम है, वो तो आते जाते ही रहेंगे। सत्यनारायण जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि सर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ETF के अंदर, फार्मा बीज में सही है सर, सिल्वर बीज मुझे नहीं लगता करना चाहिए, ऑटो बीज बढ़िया हैं, गोल्ड बीज एंड IT बीज। गोल्ड बीज और IT बीज ठीक है, आपके पोर्टफोलियो को डिफेंसिव बनाएगा थोड़ा सा।
तो क्या है फ्यूचर के लिए सही है। आई एम अ न्यू इन्वेस्टर। देखो सर, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, सिल्वर को मत रखो, कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी चीज़, फार्मा ठीक है, ऑटो ठीक है, आईटी ठीक है, आप इसको रख सकते हो। एटलीस्ट 1 से 1.5-2 साल के लिए अच्छा काम करेंगे। जब भी एक सपोर्ट के आसपास आए तब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड बीज तो आपको गोल्ड के रिटर्न ही देगा। अभी आप एक नए इन्वेस्टर हो, आपने पोर्टफोलियो बैलेंस आउट करने के लिए रखा है, टोटली फाइन, आप रख सकते हो। लेकिन इसको आप धीरे धीरे करके अपडेट करना अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। बस एज ऑफ नाउ फॉर नेक्स्ट 1 ईयर पोर्टफोलियो अच्छा है। फार्मा बीज से जो है वो आपको धीरे धीरे करके एग्जिट करना चाहिए विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। मुझे लगता है उसके बाद ये जो इंडेक्स है थोड़ा गिरना शुरू हो जाएगा। बट हाँ, एज ऑफ नाउ अच्छे हैं सिल्वर को छोड़ के। अनंत जी का कमेंट ये कह रहे हैं, ओवरऑल ईटीएफ इज फार 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 बेटर देन द म्यूचुअल फंड्स। भाई ऐसा कुछ नहीं, देखो ईटीएफ के अपने प्रो हैं, म्यूचुअल फंड के अपने प्रो हैं। अगर आप ईटीएफ के थ्रू जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं मिलता आपको जो म्यूचुअल फंड में नहीं मिल सकता, राइट। सो अगर मैं एक आधी एफओएफ जो फंड ऑफ फंड होते हैं जिसको पैसिवली मैनेज कंसिडर किया जा सकता है, बट वो प्रॉपर पैसिवली मैनेज नहीं होते, तो आप ये मान सकते हो सारा इंडेक्स ही दे रहा है ईटीएफ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं दे रहा जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जा रहा है, जो म्यूचुअल फंड ऑफर नहीं कर रहे। दोनों अपने अपनी जगह प्रो कॉन सही है। अगर आप इंडेक्स में डाल दो, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल रहे हो, ईटीएफ के थ्रू डाल रहे हो, दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अनटिल अनलेस आप विड्रॉ को कंसिडर, मतलब विड्रॉल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं 2 रुपये महंगा नहीं लेना चाहता, तब तो ईटीएफ बेस्ट है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है जो कि आपको लगता है कि हो सकता है। धीरज का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि अगर इधर का पैसा उधर करेंगे तो कंपाउंडिंग कब होगा और रिटर्न कब बनेगा, ये सब सही नहीं है। एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूसली लगे रहो। धीरज भाई बिल्कुल आप कुछ हद तक तो सही कह रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। अगर आप रेगुलरली कर सकते हो बहुत अच्छी चीज़ है। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप 20 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन मैं कुछ बात से अग्री नहीं करूंगा, वो है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करेगी। बिकॉज कंपाउंडिंग का ये मतलब नहीं कि आपने पैसे यहाँ से वहाँ निकाला तो आपकी कंपाउंडिंग है पर हो गई। क्या आपको क्या लगता है लास्ट 6 महीने में अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपकी कंपाउंडिंग हुई है? नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उस पर रिटर्न्स नहीं बने। वहीं पे अगर आप किसी और एसेट में इन्वेस्ट करते हो वही पैसा, वहाँ रिटर्न बन रहे होते तो वो कंपाउंडिंग होती है, राइट। तो कंपाउंडिंग का एसेट क्लास चेंज करने से या म्यूचुअल फंड को बाय सेल करने से कोई लेना देना नहीं है। कंपाउंडिंग सिंपल सी चीज़ ये होती है कि जितनी तेज़ी से आपके रिटर्न के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाएगा, आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा, उतना तेज़ी से वो कंपाउंड होगा। अब चाहे आप एक जगह 10 साल इन्वेस्ट करके उसको इंटरेस्ट को कमा लो, चाहे आप 10 जगह अलग अलग बार भी इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। तो कंपाउंडिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि कितनी तेज़ी से इंटरेस्ट बढ़ता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। इससे कोई लेना देना नहीं कि भाई आप यहाँ इन्वेस्ट करो कहीं इन्वेस्ट करो, वो टोटली अलग चीज़ है। वहाँ पर टैक्स इंक्लूड हो जाते हैं, वो अलग सेपरेट कन्वर्सेशन है, बट इससे कोई कंपाउंडिंग का लेना देना नहीं है। डॉक्टर प्रतीक का कमेंट है, कह रहे कोई भी एक्टिव ईटीएफ नहीं है मार्केट के अंदर। बिल्कुल एक्टिव ईटीएफ नहीं है मार्केट के अंदर, आप सही कह रहे हो। ये जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने कंपेयर करने की कोशिश करी थी, बिकॉज एक क्वेश्चन आया था क्या एक्टिव की ईटीएफ ज़्यादा अच्छे हैं म्यूचुअल फंड से। तो इस वजह से कि भाई एक्टिवली मैनेज ईटीएफ्स होते हैं मार्केट के अंदर, बट अगर दोनों को पेयर टू पेयर कंपेयर करोगे कि भाई पैसिवली मैनेज ईटीएफ को पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे, एक्टिवली मैनेज ईटीएफ को एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे, तो क्या डिफरेंस आता है। तो हमने वहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश करी थी। मार्केट के अंदर एक्टिवली मैनेज नहीं है, बट हाँ एफओएफ है जो एक्टिवली इंडिया में मैनेज नहीं होते, लेकिन अगर वो यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो मैनेज किया जाता है। तो वो एक्टिवली नहीं, मतलब पूरी तरीके से एक्टिवली मैनेज ईटीएफ नहीं मान सकते उसको। सर किशोर जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं सर निपॉन इंडिया के अंदर 5000 की एसआईपी 3 मंथ से चालू करी है, कंटिन्यू रखूं या स्टॉप कर दूं? बिल्कुल कंटिन्यू रखो सर। देखो स्मॉल कैप अच्छी है, स्मॉल कैप में लेकिन रिटर्न नहीं बनेंगे आपके, ये मैं आपको शायद काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं बनेंगे, टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न आ चुके हैं। तो मार्केट होगी कंसोलिडेशन में थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो भाई थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर के ही इन्वेस्ट करना आप, अदरवाइज रिटर्न्स के लिए आप स्ट्रगल करोगे स्मॉल कैप में कुछ टाइम के लिए। ओवरऑल मार्केट स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अगर मार्केट में बुल रन आ भी जाए तो भी जो स्मॉल कैप है वो इतनी तेज़ी से नहीं भागेंगे जितनी तेज़ी से पहले भाग चुके हैं, बिकॉज एवरेज आउट होते हैं रिटर्न। कोई भी इंडेक्स या कोई भी सेगमेंट इतना तेजी से नहीं भाग सकता जितनी तेजी से कोई दूसरा सेगमेंट ना भागे, अदरवाइज वैल्यूएशन हाई हो जाती है, ठीक है। तो स्मॉल कैप है, अच्छी बात है। 5 से 7 साल का टाइम पीरियड है आपके पास, तो बिल्कुल स्मॉल कैप में करो, डरो मत। ये जो भी 3, 4, 5 महीने का अंडर परफॉर्मेंस है ये रहेगा, ये होता है, ये पार्ट ऑफ गेम है, ये चलता रहेगा। सो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।